नमस्कार। आज का विषय है प्लेटो, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्लेटो का नाम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी पे है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले कोई राजनीतिक चिंतन नहीं था। प्लेटो स्वयं सुकरात का शिष्य रह चुका है और आखिरी दमों तक वह सुकरात के साथ रहा। पर प्लेटो एक ऐसा विचारक था जिसने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से विचारों का आकलन किया, इसलिए उसे राजनीतिक चिंतन, प्रथम राजनीतिक चिंतन माना जाता है। प्लेटो का जन्म, अगर हम उसका जन्म देखें तो प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ, 427 ईस्वी पूर्व हुआ। उसके माता पिता काफी सामंतशाही वर्ग के थे, सब भ्रांत परिवार में थे। और प्लेटो को शिक्षा के लिए स्कूल में जब गया तो प्लेटो शारीरिक सौष्ठव में बहुत खूबसूरत था, बहुत ही शरीर हट्टा कट्टा हष्टपुष्ट था। उसका प्रारंभिक नाम जो बचपन में उसके माँ बाप ने रखा था वह अरिस्टोक्लीस था। पर जब वो स्कूल में गया तो व्यायाम शिक्षक ने उसकी कद काठी रूपरेखा देख करके उसका नाम प्लेटो रख दिया गया और अंत में जाकर के वो प्लेटो के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। उसकी जितनी रचनाएं हुई वो प्लेटो के नाम से हुई। उसकी 3 प्रसिद्ध कृतियां थी। पहला था द रिपब्लिक, फिर द स्टेटमेंट और तीसरी थी द लॉज। प्लेटो को लोकतंत्र से चिढ़ थी। क्यों? क्योंकि उसके जो गुरु थे सुकरात को लोकतंत्र में ही विष, जीवित रहते रहते विषपान करा करके मृत्यु की सजा दी गई थी। इसलिए प्लेटो ने एक ऐसी कल्पना की थी, एक ऐसे राज्य की जिसका शासन किसी दार्शनिक शासक के हाथ में हो। इसलिए प्लेटो का यह मानना था, यह कहना था, प्लेटो कहता था कि जब तक सभी राज्यों में दार्शनिक शासक ना हो जाएं या दार्शनिक शासक राजा न बन जाए तब तक राज्यों का विकास, उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए उसका एम था एक दार्शनिक शासक। और उसका दूसरा जो सबसे बड़ा एक ख्वाब, एक सपना था, वह था आदर्श राज्य। और इस आदर्श राज्य को पूरा करने के लिए ही उसने 40 वर्ष की उम्र में जाकर के रिपब्लिक को लिखा। और रिपब्लिक का बेस ये था कि मुझे एक आदर्श राज्य की स्थापना करनी है। अब इस आदर्श राज्य जो है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, एक काल्पनिक राज्य था, इसीलिए इसे एक आदर्शवादी विचारक भी कहते हैं। उस ऐसे काल्पनिक राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने कुछ चीजों को आवश्यक माना, जिसको उसने अपने आवश्यक राज्य के एलिमेंट्स माने और इसके आधार पर उसने ये सिद्धांतों को रचना की, अवधारणाओं को जन्म दिया। सबसे पहले प्लेटो की जो अवधारणा है वह न्याय का सिद्धांत। न्याय के सिद्धांत, चूंकि वो सुकरात का शिष्य था तो उसने अपने ही गुरु की परंपराओं का पालन करते हुए न्याय की अवधारणा बताने के पहले एथेंस के पूर्व प्रचलित, यूनान में जो पूर्व प्रचलित न्याय की विचारधाराएं थी उनका अध्ययन किया। उसको बताना जरूरी समझा कि प्रारंभिक समयों में, प्राचीन समय में यूनान में कौन कौन सी न्यायिक अवधारणाएं प्रचलित थी। तो सबसे पहले वो बोलता है कि सबसे पहले जो न्यायिक अवधारणा थी वह थी परंपरावादी अवधारणा, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट। परंपरावादी अवधारणा के 2 विचारक थे, एक था सेफालस और उसका पुत्र पोलीमार्कस। सेफालस का कहना था कि न्याय क्या है, तो सेफालस कहता है न्याय है ऋण की अदायगी करना। आपने अगर किसी से कुछ लिया है उसे वापस कर देना। पोलीमार्कस जो उसका पुत्र था वह कहता है कि न्याय जो है वह मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करना है। जिसके साथ जैसा करना है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। ये परंपरागत सिद्धांत के न्याय सिद्धांत था। प्लेटो इन दोनों ही सिद्धांत को नहीं मानता था। उसने इन दोनों ही सिद्धांतों का खंडन किया और खंडन करके प्लेटो कहता है कि कभी भी ऋण की अदायगी न्याय नहीं है। सत्य बोलना, सेफालस ये भी कहता है, सत्य बोलना और ऋण की अदायगी करना न्याय है। हमेशा सत्य बोलना भी न्याय नहीं है। प्लेटो इसका उदाहरण देते हुए कहता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पीछे कोई हत्यारा पड़ा हुआ है, वो भागते हुए आपके पास आता है, आपके घर में या आपके किसी कमरे में पनाह मांग के छुप जाता है और पीछे वो तलवार या बंदूक लेके वो आदमी आता है और वो पूछता है उसके बारे में, तो आप क्या कहेंगे?
कि आपने सत्य बोला है, और वो आके उसके सामने उसकी हत्या कर देगा, या आप बोलेंगे कि नहीं वो नहीं छुपा और आप उसके एक जीव की रक्षा करेंगे। इसलिए प्लेटो कहता है कि हमेशा सत्य बोलना भी न्याय नहीं है, ऋण की अदायगी भी न्याय नहीं है। अगर आपने किसी से तलवार ली या बंदूक लिया है और इसी बीच उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसका बच्चा मानसिक रूप से असंतुलित है, और वो आप जाकर के उसको बंदूक दे देंगे, पता पड़ा उसने 3-4 लोगों का मर्डर कर दिया। तो इस प्रकार ऋण की अदायगी भी समय और परिस्थितियों को देख के की जाए तो सेफोलस का ये कथन वह पूरी तरह खंडित कर देते हैं। उसका पुत्र पोलीमार्कस कहता है कि न्याय जो है वह दोस्त के साथ मित्रवत और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो इसका भी खंडन करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर है, क्या हमारे पास ऐसा कोई यंत्र है जिससे कि हम ये पता लगा ले कि ये मेरा मित्र है और ये मेरा दुश्मन है? क्योंकि आज के युग में ऐसे ही दोस्त मिल रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात आपके सामने जो सबसे ज्यादा मीठा बोलता है, आपकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करता है, पता पड़ा कि वो आपके पीठ पीछे आप ही की जड़ों को काट रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को, और वह व्यक्ति जो आपका परम मित्र है, जो आपका परम हितैषी है, वो आपकी बुराइयों से आपको रूबरू कराता है, आपको इंगित कराता है कि तुम में ये कमी है, तो हमें वो अपना दुश्मन नजर आने लगता है। मान लीजिए कि हमने ऐसा कुछ वस्त्र आभूषण या हमने ऐसा कोई कार्य किया है जो हास्यास्पद है, तो आपके न चाहने वाले आपको इतनी तारीफ करेंगे कि आप चने के झाड़ में छट जाइए, जैसे दुनिया आपके ऊपर थू करे। पर आपका जो सच्चा मित्र होगा वो आपको आपकी गलती का एहसास कराएगा, तब हमें यह एहसास लगेगा कि शायद ये मेरी अच्छाई, मेरी तरक्की देख करके चल रहा है। इसलिए मित्र के साथ मित्रवत व्यवहार और शत्रु के साथ शत्रुवत व्यवहार भी न्याय नहीं है, क्योंकि हम पता नहीं लगा सकते ऊपर से सुपरफिशियल वे में कि कौन मित्र है और कौन दुश्मन है। न्याय का जो दूसरा सिद्धांत है वह है उग्रवादी सिद्धांत। उग्रवादी सिद्धांत थ्रेसिमेकस का है, और थ्रेसिमेकस इसमें दोहरा सिद्धांत बताता है। थ्रेसिमेकस पहले कहता है कि न्याय जो है शक्तिशाली की हित की साधना है। न्याय, क्योंकि प्राचीन समय में राजाओं का शासन हुआ करता था, राजा निरंकुश हुआ करते थे, तो थ्रेसिमेकस कहता है राजाओं के हित की साधना है। उसके मन में एक पूर्वाभास था कि राजा वही काम करता है जो उसके हित में होता है, वो वही कानून बनाता है जो उसे लाभकारी रखते हैं, वो वही आज्ञाएं देता है जो उसको सुख प्रदान करती हैं। इसलिए थ्रेसिमेकस कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। उसके बाद वह उसका खंडन करता है, दूसरे शब्द में बोलता है कि अन्याय न्याय से बेहतर है, अनजस्टिस इज बेटर देन द जस्टिस। अन्याय न्याय से बेहतर है, कि वो कहता है कि जब शक्तिशाली व्यक्ति अपने हित, अपने स्वार्थ और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कानून बनाता है, तो उससे बेहतर है कि उन कानूनों को तोड़ दो, उनकी अवहेलना करो और आप अपने जीवन को बचा के रखो। ऐसे नहीं, क्योंकि शक्तिशाली के हित की साधना करते करते जनता जो है त्रस्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, और जनता को कोई सुख और समृद्धि और विकास नहीं होता। इसलिए कानून को तोड़ देना जो है वह न्याय से बेहतर है। तो ये न्याय है, और प्लेटो थ्रेसिमेकस के इस उग्रवादी सिद्धांत के भी खिलाफ है। वह इन दोनों सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहता है कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि शासक जो है वो केवल सारे कानून, जितने भी कानून बना रहा है, वो केवल अपने हित के लिए बनाए। एक आध कानून भले ही वो अपने हित के लिए बना लेगा, पर सारे के सारे कानून वो अपने प्रजा के लिए, अपने देश के विकास के लिए, अपने राज्य की उन्नति के लिए बनाएगा। जिस प्रकार कि एक चिकित्सक अपनी चिकित्सा कला का प्रयोग बीमारियों को दूर करने के लिए करता है, बीमारियों को दूर करता है, ये नहीं कि केवल खुद ही अपना इलाज करता है, बिल्कुल गलत। जिस प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है, उन्हें ज्ञान प्रदान करता है, उनके अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार शासक भी कभी भी केवल अपने ही हित के, अपने ही स्वार्थ के लिए नियम बनाएगा, ये गलत है। दूसरा वो खंडन करता है थ्रेसिमेकस का ये कहना कि अन्याय न्याय से बेहतर है। प्लेटो कहता है ये भी गलत है, कभी भी अन्याय न्याय से बेहतर नहीं हो सकता। हम कितना भी छुप कर कोई गलत काम करें, हम कितना भी सीक्रेट वे में अगर कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारी अंतरात्मा से आवाज आती है कि ये गलत है, तो आप दुनिया से तो छुपा लेंगे, पर आप कभी भी सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। आपको हमेशा अपना वो गलत काम याद आएगा और आपको कहीं ना कहीं गिल्ट होगी कि मैं गलत था। इसलिए अन्याय कभी भी न्याय से बेहतर नहीं हो सकता है। तीसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत
के जो प्रणेता हैं वो हैं ग्लाउकन। ग्लाउकन का कहना है कि प्रारंभिक समय में बेचारे जो निर्बल थे, जो कमजोर थे, उनके ऊपर शक्तिशाली लोग शासन करते थे और वो बहुत परेशान रहते थे। उनके जीवन, उनकी संपत्ति, हर समय उनको भय बना रहता था। इसलिए उन लोगों ने मिलकर समझौता किया और समझौता करके एक राज्य की स्थापना करी जिससे कि वो जीवित रह सके और खुश रह सके। ग्लाउकन कहता है इसलिए यह विदित होता है कि न्याय भय की संतान है, अर्थात जब लोग भयभीत हुए, जब डरे, तब उन्होंने राज्य का निर्माण किया और राज्य से न्याय मिला। तो न्याय जो है वो भय की संतान है। प्लेटो इस तीसरे सिद्धांत का भी खंडन करता है। ग्लाउकन के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहता है कि न्याय भय की संतान हो ही नहीं सकता। न्याय कभी कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है। न्याय एक स्वाभाविक है और न्याय जो है वह कभी भी डर करके पैदा हो ऐसा नहीं होता है। न्याय से भय दूर होता है, न्याय से जस्टिस मिलता है। इस प्रकार प्लेटो ने अपने पूर्व प्रचलित जितने भी अवधारणाएं थी, कंसेप्ट थे न्याय से संबंधित, उनको बताया और उनका खंडन किया। उनका खंडन करने के बाद प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत की। प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो था वो 3 बातों, मनुष्य की नैतिकता पर, मनुष्य की आत्मा के गुण पर आधारित था। आपको आश्चर्य लगेगा कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत को मैं बोल रही हूं कि मनुष्य की आत्मा से संबंधित था। अगर मैं आज आप लोगों से पूछूं कि न्याय क्या है, तो आप दूध का दूध, पानी का पानी, कोर्ट, न्यायालय, कचहरी, सजा याफ्ता अपराधी को सजा दिलाना, पर प्लेटो का न्याय सिद्धांत इससे संबंधित नहीं था। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मनुष्य से संबंधित था। वह कहता है हर मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं। प्लेटो का मानना है कि हर मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं। पहला होता है आपका क्षुधा का, एपिटाइट का, दूसरा होता है शौर्य का और करेज का, और तीसरा होता है आपका विवेक का, रीजंस का। तो ये 3 गुण, क्षुधा, साहस और विवेक, ये 3 गुण हर मनुष्य की आत्मा में रहते हैं। अब मनुष्य का सबसे बड़ा जो न्याय है, जो मनुष्य का दायित्व है, जो हर आदमी के, उसके राज्य का कर्तव्य है, वह कहता है कि आपको अपने इस आत्मा के गुण का एनालाइज करना है। आपको स्वयं आत्मचिंतन करना है और ये पता लगाना है कि आपकी आत्मा में कौन सा गुण है। 3 गुण हैं, पर कौन सा गुण अधिकता मात्रा में है, कौन सा गुण अधिक मात्रा में है, और जो गुण आपकी आत्मा में अधिक मात्रा में होगा उसी गुण के आधार पर आप कार्य को चुनिए। आपकी आत्मा में अगर क्षुधा का गुण है और एपिटाइट्स का गुण है तो आप उत्पादक का कार्य करेंगे। अगर आप में साहस का गुण है तो आप सैनिक का कार्य करेंगे, और अगर आप में विवेक का गुण है तो आप शासक का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में मनुष्य की आत्मा के 3 गुण के आधार पर राज्य के 3 वर्ग संपादित हो जाते हैं। आत्मा के 3 गुण तो राज्य के 3 वर्ग, और हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के 1 गुण के आधार पर उस आधार पे अपने कार्य का चयन करना है। प्लेटो अपने इस सिद्धांत में ये भी कहता है कि मनुष्य को अपने आत्मा के गुण का, 1 गुण का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार उसने जो इस गुण को चुन लिया तो ताउम्र, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे वही कार्य करते रहना पड़ेगा। अर्थात उसने उत्पादक का कार्य चुना तो ताउम्र वो उत्पादक का कार्य करेगा। अगर उसने विवेक का गुण लगता है मेरे में ज्यादा है तो वो केवल शासक का काम करेगा। उसमें साहस का गुण ज्यादा है तो वो ताउम्र सैनिक का काम करेगा। इससे प्लेटो के आदर्श राज्य में कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत हो जाता है। एक व्यक्ति ताउम्र एक ही काम को करता रहेगा तो वो अपने कार्य में विशेषज्ञ हो जाएगा, उससे अधिक ज्ञानी कोई नहीं रहेगा। आप अपने ही जीवन में देखिए कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, पर हम अगर कपड़ा सिलाना हो या मिठाई खरीदना हो तो हम दुकानों में जाते हैं। हम उतनी अच्छी मिठाइयाँ या हम उतनी अच्छी स्टिचिंग नहीं कर सकते जितना अच्छा वो करता है, क्योंकि वो ताउम्र वही एक काम करता रहता है तो उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। तो प्लेटो के राज्य में भी जो गुण है वह है स्पेशलाइजेशन का गुण आ जाता है। तो ये प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। आत्मा के गुण के आधार पर ही प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत की अवधारणा को रखता है। और अब हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में 3 गुण मैंने पहले ही बताया था, तृष्णा, शौर्य, विवेक। अब हम देखें उसकी विशेषताएं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की मेन फीचर्स,
पर 3 वर्ग राज्य में बनाता है। त्रिगुणी है, अर्थात मनुष्य के 3 गुण से ही राज्य के 3 वर्ग बनेंगे। हर मनुष्य के आत्मा में 3 गुण है और हर मनुष्य को अपनी आत्मा के 3 गुणों में से किसी एक गुण को चुनना है और एक गुण के आधार पर वह कार्य करेगा तो राज्य का एक वर्ग बन जाएगा, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। इसलिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत की पहली विशेषता है त्रिगुणी। तो मैंने आपको दूसरी विशेषता बताई थी कार्य विशेषीकरण का, जो मैंने आपको पहले बताई थी कि लगातार ताउम्र प्लेटो कहता है कि आपने जिस गुण को चुना उसे आप एक ताउम्र करना है। तो अगर आपने चुना है शासक का गुण, विवेक का गुण, तो ताउम्र आप वही काम करेंगे और जब लगातार आप वही काम करेंगे तो आप उस कार्य में विशेषज्ञ हो जाएंगे। तो उसका पूरा राज्य कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत के आधार पर रहेगा। हर व्यक्ति अपने कार्य का एक्सपर्ट और स्पेशलाइजिस्ट होगा। नैतिक सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। वह कहता है आत्मा का गुण, जैसे कि भारतीय नैतिक शास्त्र में है कि मनुष्य की आत्मा के गुण क्या है, मनुष्य की नैतिकता यह है, ठीक उसी प्रकार प्लेटो इसे किसी प्रकार का वैधानिक रूप नहीं देता है, नैतिकता की बात करता है कि मनुष्य न्याय वही है कि मनुष्य अपनी आत्मा के किसी एक गुण के आधार पर कार्य करे, वही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा न्याय है। तीसरा है आंगिक एकता। वह राज्य में और मनुष्य में, राज्य को भी एक मनुष्य के अंग के समान ही बनाता है। जिस प्रकार मनुष्य के 3 गुण है, मनुष्य के शरीर में 3 गुण है, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर में भी 3 गुणों के आधार पर 3 अंग हैं, शासक हो गया, सैनिक हो गया। आंगिक एकता का सिद्धांत जो है बताता है। नेक्स्ट है दार्शनिक शासक। प्लेटो का मेन एम दार्शनिक शासक बनाना था, क्योंकि उसने अपने विचारों के सबसे पहले लिखा था जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते या जब तक राजा दार्शनिक नहीं हो जाते तब तक इस विश्व का, इस देश का, इन राज्यों का उत्थान संभव नहीं है। तो उसका अंतिम था दार्शनिक शासक। जब एक ही कार्य करते रहेंगे, एक ही प्रकार से ट्रीट होंगे, तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका जो राजा होगा, वह बहुत बड़ा फिलोसफर होगा, दार्शनिक होगा। और जब वो दार्शनिक होगा तो भ्रष्टाचार, छल, कपट, क्रूरता, अहम, इन सब बातों से वो दूर हो चुका होगा। तो ये है प्लेटो की विशेषताएं न्याय सिद्धांत की। अब हम देखिए आलोचनाएं। आलोचना, सबसे बड़ी आलोचना कि ये न्याय सिद्धांत है कि नैतिकता का सिद्धांत है। इसमें कहीं कोई वैधानिकता नहीं है। प्लेटो ने अपने राज्य में कोई न्यायालय, कोई कोर्ट, कोई कचहरी और कोई वकील की व्यवस्था नहीं रखी है। आज के युग के बच्चे इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि नैतिकता के आधार पर ही यह सिद्धांत चले। आप ये बताइए कि हम बचपन से पढ़ते हैं सदा सच बोलो, तो क्या हम जीवन भर सच बोलते हैं? कितनी बार हम असत्य बोलते हैं? तो उसी प्रकार नैतिकता जैसी चीजों को ताउम्र मानना और उसके आधार पर पूरे की राज्य की न्याय व्यवस्था को संचालित करना बहुत ही असंभव और कुछ लोगों के लिए तो हास्यास्पद भी लगता है। अधिकार एवं दंड की व्यवस्था ही नहीं। प्लेटो ने अपने राज्य में किसी प्रकार के अधिकार की व्यवस्था नहीं की है। नागरिकों को कोई अधिकार नहीं है। उनको कर्तव्य की बेदी पर कत्ल कर दिया गया, चढ़ा दिया गया है, कर्तव्य की बेदी पर बलिदान कर दिया गया है। नागरिकों को केवल यही अधिकार है कि आप अपनी आत्मा के 3 गुणों में से किसी एक गुण को चुनिए और उसके आधार पर काम करिए और ताउम्र वही काम करते रहिए। उन्हें और कोई अधिकार नहीं है। अगर वो कुछ और करना चाहें तो प्लेटो इसकी कोई मंजूरी नहीं देता है और साथ ही साथ कोई दंड व्यवस्था नहीं है। प्लेटो का यह मानना है कि जब राज्य 3 वर्गों में चलेगा और सारे लोग 3 ही वर्गों में कार्य करेंगे और किसी भी वर्ग को अपने कार्य को छोड़ के दूसरे के कार्य को करने के अधिकार नहीं है। आप कभी भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जब हस्तक्षेप ही नहीं होगा तो किसी प्रकार का विरोध और किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा, तो किसी प्रकार के दंड की भी व्यवस्था उसके राज्य में नहीं होगी। ये प्लेटो का कल्पना थी, ये प्लेटो के विचार थे, इसीलिए इसे आदर्शवादी विचारक कहते हैं, जो कि वर्तमान में संभव नहीं है। निरंकुशता का समर्थन, वह निरंकुशता को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता है। वह इसीलिए अपने राजा को 50 साल तक पढ़ाने की बात करता है और इतना दर्शन की व्यवस्था बताता है कि उसके मन से निरंकुशता, भ्रष्टाचार, घमंड, ईगो सब समाप्त हो जाए। तो प्लेटो में निरंकुशता की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सबसे बड़ी आलोचना यही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व
का पूर्ण विकास संभव नहीं हो सकता। आज के युग में हम देखिए, हम अपने पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी पढ़ाइयाँ और भी करते हैं। हम संगीत की शिक्षा भी ले लेते हैं, हम डांस की भी ले लेते हैं, हम कंप्यूटर की भी ले लेते हैं, हम कुकिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, हम और किसी प्रकार की एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। हम बहुत सारी विद्याएं पढ़ते हैं। हम MBA कर सकते हैं, हम आर्ट्स में पढ़ सकते हैं, फिर साइंस का बच्चा आर्ट्स पढ़ लेता है, MA कर लेता है। पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत के आधार पर, प्लेटो के राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपने जिंदगी में एक चीज चुन ली तो ताउम्र आपको वही करना है। तो जब आप ताउम्र एक ही काम करेंगे तो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास प्लेटो की न्याय व्यवस्था में संभव नहीं होगा। नेक्स्ट और अंतिम आलोचना है लोकतंत्र का विरोधी। प्लेटो को प्रारंभिक समूह से ही, क्योंकि वह सुकरात का शिष्य था और सुकरात का जो अंत हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लोकतंत्री व्यवस्था के द्वारा उसे विषपान की सजा दी गई थी, इसलिए लोकतंत्र से उसका जो था विश्वास उठ चुका था। इसलिए लोकतंत्री व्यवस्था का वह विरोध करता है। इसीलिए उसने अपने न्याय व्यवस्था के द्वारा एक आदर्श दार्शनिक शासक की स्थापना की है, राजा की स्थापना की है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के इसके यहाँ कोई भी स्थान नहीं दिया है। तो ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत। ये उसके आदर्श राज्य के स्तंभों में से, आदर्श राज्य को खड़ा करने के लिए उसने सबसे पहला स्तंभ बनाया था न्याय का सिद्धांत, कि अगर मेरा न्याय का सिद्धांत है तो ना मुझे वकील चाहिए, ना मुझे दलील चाहिए और ना ही मुझे कोई न्यायालय चाहिए। हर व्यक्ति अपनी आत्मा के गुण के अनुसार विकार करेगा तो मेरे राज्य के 3 वर्गों में बटा रहेगा और मेरे राज्य का कार्य सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चलेगा। क्योंकि हस्तक्षेपहीनता का सिद्धांत भी उसने अपने न्याय के सिद्धांत में अपनाया था, कि एक व्यक्ति एक बार जो चुन लेगा वो जिंदगी भर काम करेगा, किसी प्रकार के अपने अधिकारों को, अपने कार्यों को इंटरफेयर नहीं करेगा, या आज मैं ये काम करूंगा कल मैं शासक बनूंगा, ऐसा नहीं होगा। जबकि हम देखते हैं विश्व में ऐसा नहीं है। आज कोई सैनिक है, मुसोलिनी को ही देख लीजिए, प्रारंभिक समय में सैनिक था, बाद में वो शासक बन गया। तो जरूरी नहीं है कि हम अगर एक काम को चुन लेते हैं तो ताउम्र हम यही काम करें। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूरा काल्पनिक था। इसीलिए हम देखते हैं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आज भी देखने को नहीं मिलता है। पर फिर भी उसने जिस आदर्श राज्य की कल्पना की थी, हम जब आगे पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, वो भी अपने आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए उसने जिस ढंग से सोच रखी, जिस ढंग से व्यवस्थाएं बनाई, वह वाकई विचारणीय है और प्रशंसनीय है कि प्लेटो ने इतने प्राचीन समय में एथेंस में रह करके इस विचारों को दिया। तो हम कल पढ़ेंगे प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत।